Subscribe our channel, The Diplomatic Mirror, and press the bell icon to get notified about our new videos. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आपने जो वीडियो देखी वो इस समय चाइना के द्वारा किए गए हांगकांग के बेसिक लॉ में परिवर्तन के विरोध में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हांगकांग की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है, उसके कौन से बेसिक लॉ में किस तरह के बदलाव हुए हैं और ये बदलाव इतने अहम कैसे हैं कि विश्व भर की राजनीति इसके इर्द गिर्द घूम रही है। अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड है, अन्य वेस्ट कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, ऑस्ट्रेलिया इसमें इंटरेस्टेड है, और इन सभी बदली हुई परिस्थितियों में भारत इसमें लाभ कैसे उठा सकता है, क्या भारत के स्टैंड डिप्लोमेटिकली इसमें बदलने चाहिए, क्या हैं, क्या होने चाहिए, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं राजशंभूषण दुबे स्वागत करता हूँ आप सभी का द डिप्लोमेटिक मिरर के इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने द डिप्लोमेटिक मिरर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट आवर न्यू वीडियोस। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें पहले इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना होगा। देखिए, हांगकांग जो है वो चीन के दक्षिणी भाग में पर्ल रिवर के मुहाने पर स्थित एक सिटी स्टेट है। हांगकांग वन कंट्री टू सिस्टम के तहत मकाऊ के साथ चीन के अंतर्गत आने वाला स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन जोन है। हांगकांग और मकाऊ की कहानी कुछ इस तरीके से है कि हांगकांग फॉर्मर कॉलोनी है ग्रेट ब्रिटेन की, वहीं मकाऊ दूसरी तरफ फॉर्मर कॉलोनी है पुर्तगालियों की। ये कॉलोनीज थी। दे बोथ हैव डिफरेंट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज के चाइना, मेनलैंड चाइना से डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है, और एक्सटर्नल पॉलिसी इनकी मेनलैंड चाइना के अंतर्गत आती है, या यूँ कहें कि मेनलैंड चाइना मैनेज करता है, इनके एक्सटर्नल पॉलिसी डिसाइड करता है। हांगकांग ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आया फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद, जो 1839 से लेकर 1842 तक चली। 1842 में ये ग्रेट ब्रिटेन के ओपियम वॉर ख़त्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आया, और 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और उस समय की चाइनीज़ डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी ने सेकेंड कन्वेंशन ऑफ पेकिंग साइन किया, जिसके तहत हांगकांग ब्रिटेन को 99 सालों की लीज पे दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर मकाऊ को देखेंगे आप, तो 1557 से ही वो पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। हालांकि पुर्तगाल और मकाऊ की जब जो पॉलिटिकल स्थिति देखेंगे तो काफ़ी दूर है, तो इन्हें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए 1970s के समय से ही पुर्तगालियों ने यहाँ धीरे धीरे अपने ट्रूप्स हटाने शुरू कर दिए थे। 70 के दशक में डिंग जियाओपिंग की सरकार थी, उस समय प्रेसिडेंट थे चाइना के। उन्होंने पहल शुरू की, और वही थे जिन्होंने ओरिजिनली प्रपोज किया था पहली बार वन चाइना टू सिस्टम का। ग्रेट चाइना का प्लान उन्होंने प्रपोज किया था, और उन्होंने चाइना को यूनिफाई करने की बात की, जिसमें इन्होंने ये कहा कि वन चाइना टू सिस्टम की पॉलिसी हो जिसमें पूरा चाइना यूनिफाई हो सके। इन्होंने 80 के दशक में इनिशिएटिव लिया और ब्रिटेन तथा पुर्तगाल दोनों से इन दोनों भूखंडों को ट्रांसफ़र करने की बात की, दोनों टेरिटरीज को। इन बातचीत के दौर में बीजिंग ने प्रॉमिस किया कि मकाऊ और हांगकांग रीजन की ऑटोनॉमी उन्हें वो रखे रहेंगे, उनकी ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और वन कंट्री टू सिस्टम के प्रपोजल के तहत बात आगे बढ़ने लगी। दिसंबर 1984 को चाइना ने ब्रिटेन के साथ साइन किया डिक्लेरेशन हांगकांग के लिए, और 26 मार्च 1987 को चाइना और पुर्तगाल ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया मकाऊ के प्रश्न पे। इस प्रकार से दोनों, हांगकांग चाइना को 1 जुलाई 1997 को रिटर्न कर दिया गया, और मकाऊ की सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र कर दी गई चाइना को 20 दिसंबर 1999। इस तरीके से दोनों रीजन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन्स बन गए चाइना के।
ये रीजन्स अपने करेंसीज हैं, इन रीजन्स के पास हांगकांग और मकाऊ सिटी स्टेट्स के पास अपनी करेंसीज हैं, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, लीगल सिस्टम इनका अपना है। लेकिन डिफेंस और डिप्लोमेसी वुड बी डिसाइडेड बाय बीजिंग। डिप्लोमेटिक डिसीजंस और डिफेंस के डिसीजन में मेनलैंड चाइना के डिसीजन मान्य होंगे। इस समय तक, जब तक ये एग्रेशन नहीं हो रही थी हांगकांग को लेकर, तब तक इनका फ्यूचर लगभग अनडिसाइडेड था। एग्रेशन के पहले इनके फ्यूचर के बारे में, हांगकांग मकाऊ के बारे में कोई ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं था, क्योंकि 2047 में हांगकांग का 50 साल का लीज खत्म हो जाता। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स, पुर्तगालीज और चाइनीज़ के बीच समझौता हुआ तो 50 साल का इन्हें समय दिया गया। एक तरीके का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन, इनके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन रहेंगे 50 ईयर्स के लिए। तो 50 साल 2047 में हांगकांग के लिए ख़त्म होंगे और मकाऊ के लिए 2049 में। इसके बाद क्या होगा, इसके लिए कोई रिटेन डॉक्यूमेंट या ऐसा मेमोरेंडम था नहीं, तो इनका अनिश्चित भविष्य था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था और यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वार का दौर चल रहा था। ये ट्रंप के प्रशासन में काफ़ी तेज हो गया ये ट्रेड वार का दौर। अब जो ग्रैंड प्लान ऑफ चाइना है 2049 का, जो चाइना का ग्रैंड प्लान है, उसके तहत ये मकाऊ, हांगकांग को एनेक्स करेंगे और ताइवान को इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे, फोर्सफुली या फिर कैसे, ये एक अलग मसला है। हालांकि वो उस पर भी काम कर रहे हैं। इन तीनों को मिला के ये इनका ग्रैंड प्लान है कि तीनों 2049 तक चाइना का हिस्सा हो जाएंगे। अब जब ट्रेड वार का दौर शुरू हुआ तो अमेरिका ने एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट, हांगकांग पॉलिसी थी, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे 1997 में हांगकांग की ऑटोनॉमी चाइना को देकर के, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक पॉलिसी लाई, हांगकांग पॉलिसी एक्ट 1992, जिसके तहत हांगकांग को सेपरेट रखा जाएगा। उनके नियम कानून जो चाइना पे, मेनलैंड चाइना पे जो ट्रेड्स के नियम कानून यूएस के मेनलैंड चाइना के साथ है, वो हांगकांग पे लागू नहीं होंगे। हांगकांग को सेपरेट रखा जाएगा इन सभी से, और जो भी मैटर्स होंगे ट्रेड, एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक कंट्रोल के, वो अथॉरिटी जो है हांगकांग को हैंडओवर कर दी जाएगी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। मेनलैंड चाइना को हैंडओवर नहीं की जाएगी। इससे काफ़ी लाभ मिलता रहा हांगकांग को, और जिस तरह का सिटी स्टेट है आज, दुनिया के लगभग सभी बड़ी कंपनीज के ऑफिस हांगकांग में हैं। उस चीज़ को अभी पेंडेमिक के दौर में, जब पेंडेमिक शुरू ही हुआ था और ट्रेड वार बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहा था, तो हांगकांग डेमोक्रेसी एक्ट लाया गया यूएस के द्वारा नवंबर 2019 में। उसमें यह कहा गया कि अगर हांगकांग की डेमोक्रेसी को किसी तरीके से बीजिंग हार्म करता है, तो जो उन्होंने अधिकार या जो फैसिलिटी इन्होंने दी थी हांगकांग को ब्रिटिशर्स के हटने के बाद, वो बेनिफिशियल जो टर्म्स कंडीशन थे वो हटा लिए जाएंगे। यानी वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो अब तक हांगकांग को मिलता आ रहा है ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। और जो नया लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है हांगकांग के रेजिडेंट्स को ये वीज़ा भी प्रोवाइड कराएंगे। मतलब एक तरीके से जहां इन्होंने अभी ताइपे एक्ट, जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी, ताइपे एक्ट के तहत इन्होंने ताइवान को एक तरीके का चाइना से अलग रखते हुए ज़्यादा मान्यता दी और चाइना को ये बताया है कि आप हमसे उलझेंगे तो आपके जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं हम उन पे वार करेंगे और आपके ग्रैंड प्लान ऑफ 2049 को हम डिस्टर्ब करेंगे। उसी दौर में ये हांगकांग डेमोक्रेसी एक्ट नवंबर 2019 आया, जिसमें हांगकांग के सॉवरेनिटी का, हांगकांग के डेमोक्रेसी का पक्ष ले रहे हैं। और उसी क्रम में ताइपे एक्ट आया था ताइवान में, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब ये जो नया सिक्योरिटी लॉ आया है वो आया है 30 जून को चाइना ने पास किया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसका पूरा नाम है द लॉ ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इतना बड़ा नाम है लेकिन इसे नॉर्मली लोग नेशनल सिक्योरिटी लॉ ही कह रहे हैं। ये बेसिकली जो बेसिक लॉ था 1998 में जो बना था ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, उसके एनेक्स 3 में परिवर्तन करके चाइना ने इस पूरे नियम को इस तरीके से बनाया है लॉ को, जो मेनली टारगेट कर रहा है प्रोटेस्टर को। और प्रोटेस्ट करने के कई सारे तरीकों को इन्होंने देशद्रोह की श्रेणी में रखा है, जिसके बाद उन्हें पनिशमेंट मिलेंगी। आपने वीडियो में देखा होगा लगभग 400 के करीब लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पे विरोध हो रहे हैं, पूरे देश दुनिया से इसके विरोध के स्वर उठ रहे हैं।
अब विश्व की प्रतिक्रिया देखी जाए तो यूएस इसे क्रिटिसाइज कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम इसे क्रिटिसाइज कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम कह रहा है कि आपने हमारे साथ छलावा किया है, आपने जो वादे किए थे ऑटोनॉमी ट्रांसफर होते समय वो आप वादे को पूरा नहीं कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि हांगकांग के रेजिडेंट्स को हम हमारे वहाँ न्योता देते हैं, आप हमारे वहाँ के लिए। जब ह्यूमन राइट काउंसिल में ये मसला गया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट कंट्री द्वारा उठाया गया, तो 27 कंट्री ने चाइना का विरोध किया इसमें। हालांकि एक अलग पक्ष है कि 53 कंट्री ने, जिसमें पाकिस्तान नेपाल भी समर्थित है, इनको समर्थन दे रहा है चाइना को। 53 देशों ने समर्थन दिया, 27 कंट्रीज जो है चाइना का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका चूंकि ह्यूमन राइट काउंसिल से हट चुका है, अदरवाइज वो भी विरोध करता चाइना का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक भारत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था हांगकांग के मसले को लेकर के। यहाँ तक कि जब ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिशर्स के वेस्ट के कंट्रीज़ के द्वारा ये जब ह्यूमन राइट काउंसिल में ये बात उठाई गई, तो भी यहाँ पे खुल के समर्थन करते हुए नहीं नजर आए, दबे शब्दों में ही समर्थन किया। यहाँ तक कि उस मेमोरेंडम पे इन्होंने साइन भी नहीं किया। अब बात ये हो रही है कि भारतीय डिप्लोमेसी शुरू से ऐसी रही कि हम चाइना के इन मसलों पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कभी नहीं होंगे, क्योंकि एक तरीके का था कि चाइना को गुस्सा नहीं करना है। लेकिन गलवान वैली, जिसके लिए लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गलवान वैली के बाद चीज़ें बदल गई हैं और उसी का ये झलक है कि चाइनीज़ ऐप को बैन करने के बाद भारत ने पहली बार हांगकांग के इशू का यूनाइटेड नेशन में उठाया। हाँ, उतनी एग्रेशन के साथ नहीं उठाया, लेकिन एटलीस्ट उठाया, एक शुरुआत हुई है। और भारत को निश्चित रूप से चाहिए कि और कंट्रीज के साथ रहें, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट के कंट्रीज इस इशू पे चाइना को घेर रहे हैं, उस तरह भारत को भी घेरना चाहिए, ताकि चाइना कम से कम ये समझे कि ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप पीओके में भी डिस्टर्बेंस करेंगे, आप कश्मीर इशू में भी, लद्दाख में भी डिस्टर्बेंस करेंगे, आप सिक्किम में हमें डिस्टर्ब करेंगे, आप अरुणाचल में भी डिस्टर्ब करेंगे, और आप ये सोचेंगे कि हिंदुस्तान आपके मामलों में कुछ नहीं बोलेगा। तो कम से कम हिंदुस्तान को ये अपने स्टैंड को थोड़ा सा एग्रेशन में डालना होगा, थोड़ा सा और डिप्लोमेटिकली इसको दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। जैसे लास्ट वीडियो में हमने ताइवान की बात की, इस वीडियो में हम हांगकांग की बात कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम तिब्बत इश्यूज़ को लेकर बात करेंगे, उइगर मुस्लिम के इश्यूज़ को लेकर बात करेंगे, हम ताइवान के इश्यूज़ को, माफ़ कीजिएगा, वियतनाम के इशू को लेकर बात करेंगे, फिलीपींस के इशू को लेकर बात करेंगे, साउथ चाइना सी के इशू को लेकर बात करेंगे। तो यही मेन मोटो है इस वीडियो का कि इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक स्टैंड चेंज करने चाहिए। अब इसमें समस्या क्या है कि चाइना को क्यों परेशानी है कि हांगकांग में अगर लोग, ऑस्ट्रेलिया अपने दे रहा है कि आप हमारे वहाँ चले आइए, नागरिकता ले लीजिए, अमेरिका दे रहा है, अगर कह रहा है कि वीज़ा आप ले लीजिए। समस्या क्या है कि हांगकांग का जो क्रीमी लेयर क्लास है, जो हांगकांग के लैंडलॉर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो प्रेस्टिजियस लोग हैं, अगर वो सारे लोग चले जाएंगे तो हांगकांग का क्या अस्तित्व रह जाएगा सिवाय एक ज़मीन के टुकड़े के और वहाँ पे खड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के। अगर हांगकांग की डेमोक्रेसी, अमेरिका कहती है, अमेरिकन कंपनीज या और भी वेस्ट की कंपनीज, अगर अमेरिका हांगकांग में अपने हेडक्वार्टर हटा ही लेती हैं तो वो टैक्सेस नहीं जाएंगे उनको। और हांगकांग को एनेक्स करने का सबसे बड़ा रीज़न तो इकोनॉमिक रीज़न ही है चाइना के लिए। सो अगर वहाँ पे कंपनीज वहाँ से अपने हेडक्वार्टर्स हटा लें, जो वहाँ के प्रेस्टिजियस और बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो वहाँ से चले जाएँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन चले जाएँ, जो वहाँ पे क्रीमी लेयर का माइंड है वो चला जाए, इंटेलेक्चुअल क्लास चला जाए, तो फिर चाइना को वो फायदा नहीं होगा जो वो चाह रहा है। और ट्रंप की समस्या ये, माफ़ कीजिएगा, जिनपिंग की समस्या ये है कि पेंडेमिक के बाद उनके अंदर ही, अंदरूनी राजनीति में चीन के अंदर ही उनके विरोध में स्वर उठने लगे हैं, और उसी विरोध के स्वर को दबाने के लिए ये इन्होंने हांगकांग का एनेक्सेशन किया, ताकि अगर हांगकांग को हम एनेक्स कर लेंगे तो विरोध के स्वर निश्चित रूप से दब जाएंगे राष्ट्रवाद की आड़ में। सो देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। पूरी वेस्ट की कंट्रीज इस मसले को देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, हमें भी बड़े इंटेलिजेंसी के साथ इसे देखना होगा, हमें डिप्लोमेसी का एक इम्तहान है। देखते हैं क्या होगा। होप कि भारत एक बेटर डिप्लोमेटिक स्टैंड लेगा इस पर। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारा साथ देते रहें, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।